पाकिस्तान जो है वो यूएनएससी का अभी यहां पर मेंबर बनने जा रहा है। ये यहाँ पर 1 जनवरी से पाकिस्तान जो है वो यूएनएससी में एंट्री कर लेगा। जिसके पास में पैसे हैं, जैसे अमेरिका अमेरिका हो गया, यूरोपियन कंट्री हो गई, वो ज्यादा लोग नहीं भेजते अपने, तो वो अपना पेमेंट कर देते हैं वहां पर। पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं जो टेररिस्ट स्टेट का जो इसके ऊपर धब्बा लगा हुआ है उससे बचाकर यहाँ पर ये कहीं ना कहीं इंडिया को इसमें घसीटने की कोशिश करता है। पास में आज की डेट में आपके पास में 2 दोस्त हैं, ठीक है, आप बीच में हो यहाँ पर, ठीक है, और आपके 2 दोस्त हैं यहाँ पर। एक दोस्त जो है वो उसको किसी ने यहाँ पर किसी के साथ में कुछ गड़बड़ किया, उसने किसी का मतलब लड़ाई फड़ाई होगी, जेल में जा चुका है, ठीक है। एक दोस्त जो है वो भाई साहब आज के डेट में आईएएस ऑफिसर है। पाकिस्तान जो है वो यूएनएससी का अभी यहाँ पर मेंबर बनने जा रहा है। ये यहाँ पर 1 जनवरी से पाकिस्तान जो है वो यूएनएससी में एंट्री कर लेगा। ये 2025 और 26 के लिए 2 साल के लिए परमानेंट, इस 2 साल के लिए परमानेंट रहेगा यहाँ पर। ये मतलब वैसे नॉन परमानेंट है पर 2 साल के लिए परमानेंट है, ठीक है, इसके बाद में फिर हट जाएगा। तो ये इसके बारे में ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो बात ये बताइए कि भाई साहब पाकिस्तान वहां पर जाएगा तो भारत के लिए ये कंसर्निंग है, मतलब हमारे लिए कंसर्न का रीजन है। कंसर्न मतलब हमारे लिए इस चीज के, हम लोगों को इस चीज के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहना चाहिए। मतलब ये क्या बात हो गई यार। मतलब पाकिस्तान जा रहा है यहाँ पर अपना कहीं ट्रिप मारने, भाई हम लोग क्यों टेंशन ले उसकी ट्रिप की। अभी आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग को क्यों टेंशन लेनी चाहिए। आखिर पाकिस्तान वहां पर जाकर क्या क्या बदतमीजी कर सकता है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। वो नहीं, पड़ोसी कहाँ जा रहे हैं उसका ध्यान रखना चाहिए ताकि पता चलता रहे भाई साहब है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अभी क्यों इसको बताया जा रहा है, तो बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से यहाँ पर ये आर्टिकल लिखा गया है। तो ये जो आर्टिकल है यहाँ पर जिनके द्वारा लिखा गया है वो है बेसिकली परमानेंट जो रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर भारत के, तो उनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया जो कि यूएन में रहे यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर ये इस चीज को समझ भी रहे हैं कि पाकिस्तान उसके अंदर में कैसे कैसे बदतमीजी काटता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका नाम है त्रिमूर्ति, तो इनका नाम आप लोग चाहो तो याद रख सकते हो, वैसे राइटर का नाम ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। फैक्ट देखो इन्होंने जो बताए बड़े शानदार है, वो फोकस देने वाली है जिससे ऊपर आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट और कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी बना सकती है, जो कि आप लोगों से कि अभी पूछ लेंगे कि यूएनएससी की जो कंपोजिशन है 2025-26 के लिए, तो न्यूली इलेक्टेड मेंबर कौन कौन है यहाँ पर, यानी कि कौन कौन मेंबर यहाँ पर आ रहे हैं फिलहाल के टाइम पर इसके अंदर में। तो एक तो डेनमार्क आ रहा है, ग्रीस आ रहा है, पाकिस्तान आ रहा है, इसको हाईलाइट कर लो। इसी के साथ में पनामा आ रहा है और सोमालिया आ रहा है। मतलब ये मेंबर आ रहे हैं यहाँ पर। अब जब ये मेंबर आ रहे हैं तो कोई ना कोई जा भी रहा होगा, तो आउटगोइंग कौन है, क्योंकि उन्हीं की जगह तो ये आएंगे यहाँ पर, तो किसी को यहाँ से भगाया भी जाएगा जिसकी जगह पर ये आएंगे। तो अल्जीरिया हो गया, गुयाना हो गया, साउथ कोरिया हो गया, सेरी लियोन हो गया, और यहाँ पर ये यहाँ पर बेसिकली स्लोवेनिया हो गया, ठीक है। तो ये कौन है, ये आउटगोइंग लोग हैं, यानी कि इनकमिंग और आउटगोइंग के बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, ये गुयाना वही है जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो कैरीकॉम की मीटिंग के लिए गए थे। कई बार बता चुका हूं, ध्यान रखना। मंथली वीडियो के अंदर भी डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था पूरा का पूरा टॉपिक, तो कंफ्यूजन आना आप लोगों को नहीं है इसको लेकर, ठीक है। तो ये चीजें बिल्कुल रिवाइज करके जाइएगा क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ग्रीस, डेनमार्क, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया, और अल्जीरिया, गुयाना, इसी के साथ में साउथ कोरिया, सेरीलियोन, और यहाँ पर स्लोवेनिया, यानी कि ये आने वाले हैं और ये जाने वाले हैं, यानी आने वाले जरा, यहाँ पे जाने वाले जरा मुड़ के देखो मुझे, ठीक है। मैं भी इंसान हुई कि तुम्हारी तरह। तो यहाँ पर अभी सबसे मुद्दा क्या है यहाँ पर, कि अगर पाकिस्तान आता है तो हम लोग को उसको लेकर क्यों थोड़ा सा सोचना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान जब भी आता है यहाँ पर तो कई सारे मुद्दों को यहाँ पर ये उठाता है। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर बात करें, जो आज की डेट में 10 इलेक्टेड मेंबर हैं वो उस यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के मेंबर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये थोड़ी सी सोचने वाली बात आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। रीजन क्या है भाई साहब, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन हमारे लिए इसलिए टेंशन की है कि भाई साहब ये बोलती है कि हमेशा जम्मू एंड कश्मीर वाले मुद्दे को लेकर ये थोड़ा सा नेगेटिव अपना दायरा रखती है ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें पाकिस्तान है और पाकिस्तान तुर्की जैसे देशों के साथ मिलकर हमारे बारे में यहाँ पर ये हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करते हुए नजर आते हैं। हालांकि इसमें कई सारे दोस्त भी हैं हमारे सऊदी अरेबिया वगैरह, पर लेकिन दिक्कत क्या आती है, निकलकर दिक्कत ये आती है कि भाई जब सब इकट्ठे हो जाते हैं तो कोई अकेला अपोज नहीं कर सकता वहां पर, बस उसको भी हाँ भरनी पड़ती है, भले ही उसका मन ना हो हाँ भरने का, ठीक है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। तो पाकिस्तान क्या क्या बदतमीजी काटेगा अब मैं आप लोग को बताता हूँ एक एक कर ताकि आप लोग यहाँ पर समझ सके। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो है पाकिस्तान के बारे में बोली जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर में फोकस देगा, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान आ रहा है।
और तालिबान जो है वो फिलहाल के टाइम पर जो है पाकिस्तान के साथ में उसके ज्यादा अच्छे रिलेशन बन नहीं रहे बॉर्डर इश्यूज को लेकर। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर ये हो सकता है कि ये तालिबान को प्रायोरिटी दे यहाँ पर और ये बोले कि तालिबान को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, ताकि तालिबान को एक्सेप्ट कर लिया जाए, क्योंकि अब तक अफगानिस्तान को कोई ऐसे गवर्नमेंट के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया है। क्योंकि एक्सेप्ट क्यों नहीं किया है, अगर अफगानिस्तान को एज ए गवर्नमेंट के तौर पर कोई एक्सेप्ट कर लेगा तो इसका यह मानना होगा कि भाई टेररिज्म को एक्सेप्ट कर लिया, कि अगर किसी भी देश में अब टेररिस्ट अगर तख्ता पलट कर कर वहां पर पावर में आ जाए तो भाई तुम उसको एज ए गवर्नमेंट के तौर पर एक्सेप्ट कर ले रहे हो, तो तुम्हारा एक ठप्पा लगाने की बात होगी अगर ऐसा कुछ होता है। तो ये चीजें यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखो कि किस तरीके चीजें यहाँ पर आगे बढ़ेंगी, तो ये प्रायोरिटी कैसे दी जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रायोरिटी दी जा सकती है विद तालिबान, विद बैक कहां से मिल सकती है, क्योंकि रसिया भी तालिबान को सपोर्ट कर रहा है और चाइना भी तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। और जो परमानेंट मेंबर हैं, आप लोगों को पता है कि टोटल मिलाकर 5 परमानेंट मेंबर है, बताइए कौन कौन से परमानेंट मेंबर है। तो उन 5 परमानेंट मेंबर का नाम याद रखना है। तो उनमें से 2 परमानेंट मेंबर जो हैं चाइना और रसिया, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे इस मुद्दे पर तालिबान के साथ में अपने रिलेशन को मेंटेन रखने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे लिए सोचने वाला मुद्दा यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। एक तो पॉइंट ये याद आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है यहाँ पर, ये याद रखना कि गाजा और पैलेस्तीन के अंदर में जो चल रहा है वहां पर ये सीज फायर और स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। ये तो एक अच्छी बात है यहाँ पर कि चलो वहां पर उसको ही रखेंगे, ये एक पॉजिटिव चीज है, इसको इस तरह कोई बात नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान क्या करता है, ये हमेशा अपनी एक चीज का फायदा उठाने की कोशिश करता है। यूएन की पीस कीपिंग फोर्स होती है यूनाइटेड नेशन की, वो यहाँ पर उसमें मैक्सिमम लोग वो लोग जा भेजते हैं जो गरीब कंट्री है, मान लीजिए जो कि आज के डेट में डेवलपिंग कंट्री है, तो वहां पर वो सैनिक भेजते हैं। मतलब यूएन पीस कीपिंग फोर्स का ये रूल है, मतलब एक तरीके से एक रूल बोल दो या फिर आप लोग बोल दे कि एक तरीके का ये, उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से यहाँ पर भाई मान लिया है कि ऐसा कर लेंगे, या तो तुम पैसे दे दो, अगर पैसे नहीं दे पाते हो तो तुम अपने सैनिक भेज दो। तो दोनों में से एक चीज चूज कर लो यार, तुमको जो भी सही लगती है। तो भाई जिसके पास में पैसे हैं, जैसे अमेरिका, अमेरिका हो गया, यूरोपियन कंट्री होगी, वो ज्यादा लोग नहीं भेजते अपने, तो वो अपना पेमेंट कर देते हैं वहां पर। और जिनके पास में पैसा नहीं है, जैसे पाकिस्तान, इसी के साथ में आज की डेट में इंडिया भी ले लो, यहाँ पर बांग्लादेश, बहुत सारे ऐसे देश हैं, वो अपने लोगों को भेज देते हैं। अब यहाँ पर क्या फायदा होता है, हमारे देश के कई सारे जो हमारी आर्मी से खासकर आप लोगों को देखने को मिलता है, कई बार हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, अपने लोगों को भेजते हैं, तो फायदा ये होता है कि जब वहां पर जो पेमेंट मिलती है, जो सैलरी मिलती है, वो काफी अच्छी इंक्रीज हो जाती है। इसलिए यहाँ पर कई सारे ऐसे हैं बेसिकली यहाँ पर वेट कर रहे होते हैं कि यार हमको भी वहां पर भेजा जाए, इसमें बेसिकली बाहर साइड में, तो एक अच्छा खासा अर्निंग का एक ड्यूरेशन उनको मिल जाता है यहाँ पर। तो ऐसे पॉजिटिव भी यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो, और इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग अपनी जो सर्विस देते हुए यहाँ पर नजर आते हैं, तो वो पॉजिटिव है यहाँ पर लेकिन ये क्या करता है कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पर इसको पॉजिटिव वे में दिखाने की कोशिश करता है कि यूएन की पीस कीपिंग फोर्स जो है वो आज की डेट में वहां पर भेजी जा रही है जहां पर कोई ना कोई गलत चीज चल रही है। जैसे नहीं कहीं टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है या फिर अशांति है, तख्ता पलट दिया किसी ने, गुंडों ने मिलकर वहां पर, मतलब जो अनवांटेड तत्व ने, जैसे अभी सीरिया में देखने को मिला, तो वहां पर ये शांति बहाल करने के लिए भेजते हैं इनको। तो यहाँ पर पाकिस्तान इसको अपनी पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे करने के लिए दुनिया में, अपने आप को पॉजिटिव दिखाने के लिए दिखाता है कि देखो मैं तो अपने यहाँ से बहुत सारे लोगों को भेजता हूँ टेररिज्म को खत्म करने के लिए। तो ये इस तरीके से पाकिस्तान इसको प्रमोट करता है, ठीक है, यानी कि एक तरीके से कोई एक ढंग का काम कर दो और उसको यहाँ पर आप लोगों को चीज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान इस चीज को भुनाने की कोशिश करता है, ये दिखाकर कि हाँ भाई साहब मैं भी इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि पाकिस्तान की इमेज आप लोगों को पता है बहुत ही ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। तो जब इमेज ज्यादा अच्छी नहीं है तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। और यूएन पीस कीपिंग फोर्स जो है वो ऐसा नहीं कि आज पहली बार यहाँ पर यूज हो रही है। तो यूएन पीस कीपिंग फोर्स पहली बार 1948 में यूज हुई थी, ठीक है। 1948 में फर्स्ट टाइम इसको यूज किया था, अरब इसराइल की जब वॉर हुई थी उस टाइम पर, और तब से यहाँ पर आज तक ये यूज होती आ रही है। 1948 में यूएन पीस कीपिंग जो ऑपरेशन है वो 1948 में जो यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल है उसने ऑथराइज किया था यूएन को कि यूएन के मिलिट्री ऑब्जर्वर जो है मॉनिटर करें कि अरब और इसराइल का जो एक तरीके से पंगा चल रहा है उसको कैसे डील करना है। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं, तो तब से लेके आज की डेट में बहुत ही लार्ज स्केल पर इनका यूज होता हुआ नजर आता है। और पाकिस्तान इसको दिखाता है कि भाई वो बहुत बड़ा काम कर रहा है, क्योंकि बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पर अपने इसके पाकिस्तान के लोग वहां पर जाते हैं उनकी फोर्सेस से। तो इसलिए यहाँ पर ये इसको दिखाता है। अभी मुद्दा क्या है, ये पाकिस्तान बहुत सारी बदतमीजी काटेगा वो तो हमको पता है, पर सबसे ज्यादा जो हमको दर्द देता है हमारे जो बेसिकली एक तरीके से, नहीं हमारे बेसिकली लोगों के खासकर मन में भी एक नेगेटिव इसकी वजह से जो इंपैक्ट पड़ता है कि ये लगातार जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा जो है वो इंटरनेशनलाइज बनाने की कोशिश करता है। मतलब ये लगातार इंडिया को टारगेट करता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में, और यहां पर कहीं ना कहीं ये फिर से इस प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करेगा अपने पर्सनल गेन के लिए। मतलब जम्मू एंड कश्मीर में आप लोगों को पता है कि आर्टिकल 370 जो है हम लोगों ने चेंज किया है।
अब फिलहाल वहां पर कई सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, कई सारी चीजों को इंप्रूव किया गया है। ये हमेशा वहां पर अशांति बनाए रखने का काम करता है और एंटी इंडिया नैरेटिव्स वहां पर सेट करता है। तो ये चीजें आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो ये क्या करता है कि पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं जो टेररिस्ट स्टेट का जो इसके ऊपर धब्बा लगा हुआ है उससे बचाकर यहाँ पर ये कहीं ना कहीं इंडिया को इसमें घसीटने की कोशिश करता है। अभी इंटरेस्टिंग चीज बता दो आप लोगों को, इंडिया के द्वारा कई बार यहां पर ऐसे काम किए जा चुके हैं कि पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं उनको एक टेररिस्ट की जो लिस्ट में डाला जाता है यूएन के अंदर में, भारत ने कई बार इसके ऊपर में काम किया है कि भाई साहब पाकिस्तान के जो भी वांटेड टेररिस्ट हैं उनको उस लिस्ट में डाला जाए। तो इसलिए भारत जो है कई बार यहाँ पर टेररिस्ट को उस लिस्ट में डाल देता है। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर याद रखना, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा सकता है, इसका एक रिजोल्यूशन है यूएनएससी का और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्या पूछा जा चुका है, यूएनएससी का रिजोल्यूशन है जो कि यहाँ पर ये 1267, ठीक है, 1267, 1267 याद रखिएगा। इसके अंदर में यहाँ पर जो इसका लश्कर ए तैयबा है, जैसे मोहम्मद है, ये कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर इसके अंदर में डाले जा चुके हैं। और इंडिया ने भी प्रपोज किया था इनका, अब्दुल रहमान मल्की, ठीक है। तो ये एक इंसान था जो कि यहाँ पर इंडिया ने प्रपोजल किया था यहाँ पर, और उसमें यहाँ पर उसको इंक्लूड कर लिया गया था, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं आप लोग, यानी कि इंडिया के द्वारा प्रपोज किया गया एक पाकिस्तानी टेररिस्ट जो है वो इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया था यहाँ पर 2021-22 के अंदर में। तो इस चीज को लेकर पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान भी ये कोशिश करता है कि किसी न किसी इंसान को, खासकर भारत के किसी न किसी इंसान को इसके अंदर में डाला जाए, ठीक है, इस लिस्ट के अंदर में डाला जाए। और इसमें यहाँ पर थोड़ा सा जो रिलीजन वाला भी एंगल आ जाता है यहाँ पर, कि पाकिस्तान जो है, देखो पाकिस्तान या फिर ये जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, ये रिलीजन को एक अपना बेसिकली आर्ट बनाते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए। और खासकर जो टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे आईएसआईएस ले लो, उन्होंने क्या किया, इस्लामिक स्टेट ने इस्लाम के नाम पर ही अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम रख दिया, ताकि लोगों को ये लगे कि हाँ ये एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है और उनकी रिलीजियस फीलिंग का ये फायदा उठाएं। तो ये पाकिस्तान के ऊपर में ये कई बार आरोप लगते हैं कि वो भी यहाँ पर ऐसे ही करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर में ऐसा नहीं, जैसे भारत के अंदर में वहां पर रिलीजन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है, इस्लामिक पाकिस्तान आप लोग बोलते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पर पाकिस्तान जो है उसमें रिलीजन को ऊपर प्रेफरेंस दिया जाता है। तो यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान क्या करता है, क्योंकि राइटर जो है भाई साहब जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे भारत के यूएन के अंदर में, तो वहां पर उनको पता है पाकिस्तान पहले भी क्या हरकतें कर चुका है। तो इस लिस्ट के अंदर में पाकिस्तान कोशिश करता है, बाकायदा इनके द्वारा लिखा गया है, अगर आप लोग पूरा का पूरा ये आर्टिकल देखोगे इसमें लिखा गया है यहाँ पर कहीं, ये देखो इस लिस्ट के अंदर में पाकिस्तान कोशिश करता है कि किसी हिंदू, मतलब रिलीजन में जैसे पाकिस्तान से जैसे मुस्लिम कम्युनिटी के मैक्सिमम जो लोग हैं पाकिस्तान में, मुस्लिम लोग ज्यादातर रहते हैं, ठीक है, तो रिलीजन के वो यूज करते हैं। तो ये चाहते हैं कि हिंदू किसी इंसान का नाम भी उसके अंदर में डाला जाए, ताकि हिंदू को भी यहाँ पर एज ए, जैसे नहीं कहते हैं कि सारे जो टेररिस्ट हैं वो मुस्लिम ही क्यों होते हैं, कई बार ये बात बोली जाती है। हालांकि रिलीजन जो है वो कभी भी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता है कोई भी, पर लेकिन रिलीजन के नाम पर लोगों को गुमराह कर कर उसके अंदर में इजिली उसको इंक्लूड कर पाते हैं। और इसके पीछे कई बार तर्क ये दिया जाता है कि खासकर मुस्लिम कम्युनिटी में जो लीडर निकल कर आते हैं वो इतने ज्यादा इफेक्टिव लीडर निकल के नहीं आए पास्ट में कि वो प्रॉपर अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट कर सके, उनको एजुकेशन और हेल्थ के लिए सपोर्ट कर सके। तो यहाँ पर जब एजुकेशन लेवल काफी कम रहता है तो उस इंसान को गुमराह करना आसान रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा जैसे मदरसा है, मदरसा के अंदर में कई सारे मदरसे ऐसे हैं जो अच्छी एजुकेशन देते हैं और बहुत सारे लोग वहां से पढ़ते हैं। पर लेकिन कई जगह मदरसों जो है उसमें उस लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कराई जाती। रिलीजन के नाम पर कई बार एक तरीके से वो उस लेवल पर माइंड डेवलप नहीं कर पाते हैं बच्चों का, जो सोसाइटी के हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है। और फिर यहाँ पर उसका जो माइंड है डाइवर्ट करके फिर उसका कहीं और इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है। तो ये मुद्दा आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो जिस तरीके से यहाँ पर ये बोला था कि मुस्लिम कम्युनिटी से कई सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटी में सम्मिलित पाए जाते हैं, तो इसमें दूसरी साइड आप लोग यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि ये पाकिस्तान कोशिश करता है कि क्योंकि हिंदू अगर टेररिस्ट दिखा देगा वहां पर, तो अगर हिंदू टेररिस्ट वहां पर दिखा देगा तो इससे बेसिकली ये मतलब 4 टेररिस्ट अगर बेसिकली दिखाए वहां पर, तो कोशिश करता है कि एक आधा हिंदू नाम भी उसके अंदर में आ जाए, ताकि जो ये टैग लगा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर में जो इस्लामिक स्टेट, जो एक तरीके से इस्लामिक कंट्री है और वो ऐसी हरकतें कर रहा है, तो इनके द्वारा इस तरीके की हरकतें यहाँ पर की जाती है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इंडिया को क्या करना चाहिए इस चीज को लेकर, तो ये बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर देखो दो तरीके होते हैं यूएन के अंदर में, जब किसी चीज को डिस्कस करना है दो तरीके हैं। एक तो आप लोग यहाँ पर इसको क्लोज डोर में डिस्कस कर सकते हो, जैसे नहीं घर पर अगर लड़ाई होगी तो भाई कमरे के बंद में जाकर लड़ाई कर लो, एक दूसरे को थप्पड़ मार लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर दुनिया के सामने जो है वो यहाँ पर रायता मत फैलाओ। तो यहाँ पर दो तरीके होते हैं, एक तो होता है क्लोज डोर में जाकर आप लोग ये डिस्कशन कर लो, ठीक है, एक होता है ओपन डोर में डिस्कशन करना है। तो पाकिस्तान कोशिश करता है कि वो हमेशा इंडिया के बारे में कुछ भी बातें बोले, तो ओपन डोर में यहाँ पर इसको डिस्कशन करवाओ, ठीक है।
तो ओपन डोर में डिस्कशन करो। पर इंडिया क्या चाहता है, इंडिया ये चाहता है कि कहीं ना कहीं जो परमानेंट 5 मेंबर है, जैसे अभी यहां पर एक हो गया रसिया, एक हो गया चाइना, एक हो गया यहां पर बेसिकली फ्रांस, एक हो गया यूके और एक हो गया यूएसए। तो इंडिया क्या कोशिश करता है कि एटलीस्ट फ्रांस या फिर रसिया यहां पर इस मुद्दे को इंडोर में डिस्कशन के लिए बेसिकली कर दे, ना कि पहले तो डिस्कशन को ही रोक दे अगर पॉसिबल हो। पाकिस्तान जो है वो रेस करेगा भाई साहब आर्टिकल 370 को यहां पर हटाने के मुद्दे को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो वो पर वो करेगा ही करेगा, नॉर्मल सी बात से उसकी फितरत है। तो यहाँ पर परमानेंट 5 मेंबर जो है वो लार्जली तो इसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भारत का स्टेटस क्या है और पाकिस्तान का स्टेटस क्या है, तो उसको इंटरमिक्स नहीं किया जाता है। पर लेकिन पाकिस्तान जो है वो कई बार बदतमीजी लगातार काटता रहता है, ठीक है। तो कई बार जैसे यूएसए को पाकिस्तान का कई बार यूज करना होता है, तो कई बार यूएसए कहता है चलो ठीक है डिस्कशन करने में क्या जा रहा है, डिस्कशन तो करवा ही देते हैं। पर लेकिन इंडिया ये चाहता है कि अगर डिस्कशन होगा तो ओपन प्लेटफॉर्म पे होगा, तो वो फिर मुद्दा बनेगा और ज्यादा मीडिया में आएगा निकलकर, और ज्यादा पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर किया जाएगा। इंडिया नहीं चाहता कि उसको पाकिस्तान के साथ में कंपेयर किया जाए किसी भी लेवल पर। क्यों ही भाई, ये तो एक तरीके से वही होगा ना, ये मतलब बिना बात को, जैसे अभी यहाँ पर आप लोग चीजों को समझना पड़ेगा। अगर आज की डेट में आप लोग खुद सोचो, आपके पास में आज की डेट में आपके पास में दो दोस्त हैं, ठीक है, आप बीच में हो यहाँ पर, ठीक है, और आपके दो दोस्त हैं यहाँ पर। एक दोस्त जो है वो, उसको किसी ने यहाँ पर किसी के साथ में कुछ गड़बड़ किया, उसने किसी का मतलब लड़ाई फड़ाई होगी, जेल में जा चुका है, ठीक है। एक दोस्त जो है वो भाई साहब आज के डेट में आईएएस ऑफिसर है। आप लोग क्या चाहोगे कि किस दोस्त के साथ में आपका नाम जो है वो जोड़ के देखा जाए समाज के अंदर में? इसके साथ में देखेंगे तो आप लोग की इमेज जो है बहुत ज्यादा डिग्रेड होती नजर आएगी कि हाँ ये भी इसका दोस्त है, जेल में जा रहा है, फलाना ढिमकाना, ये भी ऐसा ही होगा। आप लोग की इमेज उसके साथ में टैग कर देंगे सोसाइटी वाले। और अगर इसके साथ में देखेंगे भाई इसका दोस्त ना ये ऑफिसर है लड़के का, एक ही क्लास में पढ़ते थे भाई साहब, तो वहां से आप लोग की इमेज बढ़ जाएगी। और ये भाई दोस्त जो आईएएस ऑफिसर है, ये अगर शादी में भी आ जाए तो फिर बल्ले बल्ले भाई साहब। तो ये चीजें आप लोग को समझनी पड़ेगी। तो पाकिस्तान जो है वो कोशिश करता है कि भारत के साथ में अपने आप को इंक्लूड करके अपनी इमेज को इंप्रूव करे। तो भारत वो आईएएस ऑफिसर है, तो ये सोचता है कि इसके साथ में अपनी इमेज को थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करे, इसलिए यहां पर इस तरीके की हरकतें पाकिस्तान करता हुआ नजर आता है। तो भारत को इसी चीज के लिए कंसर्न रखना पड़ेगा, यहां पर इसी चीज के लिए अपना ध्यान रखना है कि जो इसके परमानेंट दोस्त हैं भारत के, जैसे हमारे देश के परमानेंट दोस्त हैं, उनको ये बोले कि यार ये डिस्कशन नहीं होना चाहिए आर्टिकल 370 पर। अगर होगा भी तो यहां पर इसको बंद कमरे में कराओ ताकि पब्लिकली ना आए, क्योंकि पाकिस्तान इसका हमेशा गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और करता आ रहा है। तो इंडिया एटलीस्ट अपने इन्फ्लुएंस का ये यूज करके यहाँ पर इस चीज को सेटल डाउन कर सकता है। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा है जो आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। बाकी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में मैं पहले भी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ इसके बारे में बहुत सारी चीजें। एक बार एक चीज और बता दूं थोड़ी सी जो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये इसके अंदर में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जहां पर ये नॉन परमानेंट मेंबर बन के गए, तो यहां पर ऑलरेडी भारत कितनी बार नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है, क्या आप लोगों को पता है? देखता हूं कौन कौन बताता है, बताइए जरा, देखता हूं आप में से कौन बताएगा। भारत कितनी बार नॉन परमानेंट मेंबर ऑलरेडी यहां पर बन चुका है, तो आप लोग बताइए। इसके अंदर में 5 परमानेंट मेंबर है, ठीक है, तो ये आप लोग यहां पर याद रखिएगा। नॉन परमानेंट मेंबर आप लोगों को यहां पर 10 देखने को मिलते हैं, तो टोटल मिलाकर 15 मेंबर आप लोगों को यहां पर नजर आते हैं इसके अंदर में, यानी कि 5 परमानेंट और यहां पर ये हो गए नॉन परमानेंट। अब परमानेंट मेंबर कौन से होते हैं? ये वो मेंबर होते हैं जिनके पास में वीटो पावर है। एसएससी के सीजीएल के एग्जाम में ये पूछ रहा था कि वीटो पावर कौन से आर्टिकल के तहत इनको दी जाती है, तो बताइए कौन सा आर्टिकल है यहाँ पर इनका जो यूएन का कॉन्स्टिट्यूशन का जिसके तहत परमानेंट पावर दी जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से बनते हैं। तो यहाँ पर ये याद रखना है यहाँ पर कि जो परमानेंट मेंबर है इनके पास में वीटो पावर है, और वीटो पावर का मतलब ये होता है जैसे आप लोग के घर में 5 लोग हैं, ठीक है, मम्मी हो गया, पापा हो गया, बाबा हो गया और दादी हो गई, ठीक है, और एक ताऊ जी ले लो या फिर चाचा, जो भी आप लोगों को छोटे भी लगे। अब ये 5 मेंबर है यहाँ पर, ठीक है। अब घर में अगर कुछ भी डिसीजन लेना है, हम लोगों को घर में क्या करना है, हम लोग घर में होम थिएटर लगाना है, ठीक है, भाई साहब मूवी देखने के शौकीन है सारे के सारे, होम थिएटर लगाना है। अब होम थिएटर लगाना है तो भाई साहब बाबा ने बोल दिया, दादी ने बोल दिया, मम्मी ने बोल दिया, पापा ने बोल दिया, ताऊ जी ने मना कर दिया, तो ये होम थिएटर नहीं लगेगा घर में। होम थिएटर तभी लगेगा अगर यहाँ पर पांचों के पांचों हाँ भरे। ऐसा नहीं कि भाई साहब जहां तीनों ने हाँ कर दी तो भाई मेजोरिटी में मान लो, ऐसा नहीं होता इसके अंदर में। सबसे घटिया चीज यहाँ पर यही लगती है इसकी मुझे। इसके अंदर में अगर मेजोरिटी में भी होता ना कि भाई 5 तो परमानेंट हो गए, 10 नॉन परमानेंट हो गए, इन सबको बिठा लो 15 के 15 मेंबर को, और मेजोरिटी में देख लो कि क्या मुद्दा होना है। जहां 8 लोग हामी भर दें उस चीज को इंप्लीमेंट कर दो, और जहां बेसिकली एक तरीके से नहीं मेजोरिटी में डिसीजन लेकर चलो। तो यहां पर मेजोरिटी नहीं है, मतलब यहां पर 5 में से एक ने भी अगर मना कर दिया तो वो काम नहीं होगा, इसको कहते हैं वीटो पावर। और ये वीटो पावर आर्टिकल 27 में मेंशन है यहाँ पर, बेसिकली जो यूएन का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर में, जहां से ये वीटो पावर ये निकाल कर लेकर आते हैं। तो इसी में सबसे घटिया चीज देखने को मिलती है। और इसकी एक और सबसे इससे भी एक और लेवल आगे जो बेकार चीज है वो क्या है,
मैंने क्या बताया, कौन है इसके अंदर में? चाइना है, इसके अंदर में रसिया है, इसके अंदर में जो परमानेंट की बात कर रहा हूं यूनाइटेड किंगडम है, इसके अंदर में फ्रांस है, और इसके अंदर में यूएसए है। अब सोच के देखो, यहां पर पूरे के पूरे साउथ अमेरिका से एक भी मेंबर परमानेंट वीटो के साथ में नहीं है। पूरे के पूरे यहां पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट से एक भी इंसान जो है वो यहां पर परमानेंट सीट के अंदर में नहीं है। ना ही ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से देखने को मिलता है। मतलब यूरोप से अकेले से दो लोग यहां पर बैठा दिए इन्होंने लाकर। ठीक है, रसिया भी आधा यूरोप का है और आधा एशिया का है, इसको इसीलिए यूरेशियन कंट्री बोलते हैं। यूरोप प्लस एशिया दोनों में रसिया का हिस्सा आप लोगों को देखने को मिलता है। तो सोचने वाली बात यहां पर सीधी सीधी यही निकल कर आती है कि भाई अब इंसान यहाँ पर इन लोगों को यहाँ पर ये कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यूएनए की जो है रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है भाई साहब दुनिया की, और खासकर भारत जो कि दुनिया में सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश है आज की डेट में, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है भाई साहब दिस देश के अंदर में, वो देश भी इसके अंदर में परमानेंट मेंबर नहीं है। तो इस चीज को लेकर बार बार ये कहते हैं कि भाई इसके अंदर में रिफॉर्म लेकर आओ, और रिफॉर्म की और रीजन बता दो। इसराइल जो है वो साफ साफ ये तो हंसी वाली बात आती है। मतलब इसराइल कहता है कि यूएन के जो चीफ है बेसिकली वो मेरे देश के अंदर में एंट्री नहीं करेंगे, उसने बैन ही कर दिया भाई साहब। मतलब इतनी औकात है इस यूएन की। अगर कहीं बेसिकली दो गरीब देश लड़ रहे हैं वहां पर तो ये शेर की तरह आएगा दहाड़ेगा, और जहां पर दो अमीर ताकतवर देश लड़ रहे हैं वहां पर ये मुस्से की तरह चूहे की तरह एक कोने में जाकर छिप जाएगा। तो ये इसकी औकात है आज के डेट में। तो इसलिए कहते हैं कि भाई ये जो ऑर्गेनाइजेशन तुमने बना रखी है ना, दिखावटी ऑर्गेनाइजेशन है सारी की सारी, चीजों को अगर सुधारना है तो भाई इन ऑर्गेनाइजेशन को पावर दो, और पावर भी ऐसी होनी चाहिए जो बाइंडिंग होनी चाहिए भाई। जो तुमने दे रखी है ये तो इससे अच्छा ना ही दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक है जो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, तो इसके बारे में कोई भी डाउट आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं बताता हूँ कहाँ से वो तुम्हारे यहाँ पर ऐसे चल रहा है जैसे पंचायत में बैठे हो। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसके आंसर तो मत दिया करो। जो भी मुझे गलत दिखेगा वो आज के बाद में यहाँ पे कमेंट नहीं कर पाएगा। आज दो इंसान बैन हो चुके हैं, जन्नत को मैंने जन्नत में पहुंचा दिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर इतना समझ में आ गया आप लोगों को, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, बेसिक है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर भारत जो है वो कई बार मेंबर बन चुका है। आप लोगों को यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, इसके बारे में याद रखिएगा। इसमें भारत जो है यहाँ पर 1950-51 में, 1967-68 में, 1972-73 में, 1977-78 में यहाँ पर, तो ये याद रखना 1984-85, 1991-92 और 1990 जो 2011-2012। और अभी यहाँ पर हम लोग 22 में, क्योंकि हम लोगों ने अपने देश की 75वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी, तो अभी एक बार और बन गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8वीं बार अभी 22 वाले टाइम पे। तो टोटल 8 बार भारत इसके अंदर में पार्टिसिपेट कर चुका है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो आप लोग चीजों को समझ सकते हैं। तो कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोग के मन में नहीं होना चाहिए। अगर डाउट होगा तो फिर आप लोग को उसको इंप्रूव करना है। अब यहाँ पर इसमें हम लोग करते हैं कि यार इसको रिफॉर्म लेकर आना चाहिए। इसके अंदर में रिफॉर्म क्यों लेकर आना चाहिए? क्योंकि आप लोग खुद देख लो इसके अंदर में आधे तो लोग रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अब दो लोग होते हैं यहाँ पर, मैं पूरा टॉपिक ऐसे कवर करा दूंगा, करंट और स्टैटिक के इसके सारी चीजें कवर करा दूंगा, डाउट नहीं रहेगा। तो ध्यान से सुन लो, आज ही खत्म हो जाएगा टॉपिक, फिर आगे बस रिवीजन करना रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही रहती है, आप लोग मॉर्निंग में उठ के अगर इस वीडियो में आकर बैठते हो तो मॉर्निंग में आलस बहुत आता है लोगों को, उठते नहीं है। अगर आप लोग आ रहे हो और आने के बाद में यहाँ पर इसको डिस्कशन को सुन रहे हो रेगुलरली, तो आप लोग उन लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे जो लोग जो है वो मॉर्निंग में पड़े पड़े सो रहे हैं। एक दूसरी बात, यहाँ पर आप लोग अपडेटेड रहोगे चीजों को लेकर। तीसरी बात, आप लोगों को कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा यहाँ पर। तो अगर आप लोग आते हो यहाँ पर तो आकर एटलीस्ट थोड़ा सा चीजों को अच्छे से लेकर चला करो, ताकि चीजों को समझ सको। कुछ क्वेश्चन अगर पूछता हूँ तो उसके आंसर दिया करो, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका आंसर दिया करो। ये जो गप्पेबाजी चलती है ना, ये जो आंटियों की तरह बातें करते हैं ऐसे नहीं, जो कई बार कि हाँ एक तरीके से बिना सर पैर वाले कई सारे कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक तरीके से बस एक दूसरे चुगली करने के लिए बस बैठे रहते हैं। तुझे पता है उसने ये कर दिया, तुझे पता है ऐसा हो गया यहाँ पर। तो वो वाली हरकतें मत करो, ऑफिसर बनने वालों इस माइंडसेट से थोड़े बाहर निकलो। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको छोड़ के आप लोग ये गपशप फेंक रहे हो, कोई मतलब नहीं बनता उस चीज का। क्वेश्चन पूछो, उसी का आंसर देखो। यूट्यूब की सबसे बुरी चीज मुझे लगती है, कमेंट को ऑफ करने का लाइव वीडियो में ऑप्शन नहीं देता ये। अगर ये ऑप्शन दे दे तो बस मजे ही आ जाए। ये ऑप्शन होना चाहिए कि कमेंट को ऑफ कर दो लाइव वीडियो के अंदर में, कि बस मैं ही देख सकूं कमेंट, बाहर कोई देख ही ना सके। एप्लीकेशन में मैंने ऐसे ही कर रखा है, किसी भी लेक्चर में बाहर कमेंट दिखाई नहीं देता हूं, मेरे को दिखते हैं बस। कोई बात ही नहीं करता आपस में, जिसको बात करनी होती है मेरे से करना होता है। चलिए, अब दो चीज याद रखेगा यहाँ पर एक्स्ट्रा जो आप लोगों से पूछी जाती है। एक तो G4 ग्रुप, यहाँ पर G4 ग्रुप जो है यहाँ पर ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान। ये ग्रुप ये कहता है कि हमको भी यूएन के अंदर में सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में बेसिकली परमानेंट सीट मिलनी चाहिए।
तो यहां पर कौन है? ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जापान भी एक पावरफुल कंट्री है। तो यहां पर अगर ये कहते हैं चार देश कि भाई हमको यहां पर इस तरीके से आप लोग अलाउ करो, ठीक है, तो ये चीज आप लोग यहां पर ध्यान रखना। इसी को अपोज करने के लिए यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एक ग्रुप, यहां पर जिसके अंदर में आप लोगों को देखने को मिलता है, इसको कॉफी क्लब भी बोलते हैं। ये कौन है यहां पर? इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसके अंदर में इटली, इसके अंदर में स्पेन, इसके अंदर में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इसके अंदर में आप लोगों को साउथ कोरिया, जापान जा रहा है तो साउथ कोरिया रोक रहा है, ठीक है, अर्जेंटीना ब्राजील को रोक रहा है, पाकिस्तान भारत को रोक रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो यानी कि यहां पर पैर खींचने वाले हैं, इनको यहां पर एक तरीके से यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस या फिर कॉफी क्लब बोलते हैं कि कॉफी पर आए बात करेंगे, इनको कैसे रोकना है वो देखेंगे। तो इसलिए यहां पर लिख दिया गया कि इटली स्पेन को रोक रहे हैं यहां पर, ठीक है, ये याद रखना है यहां पर। इसी के साथ में यहां पर जो एक तरीके से इटली एंड स्पेन यहां पर जो है वो जर्मनी को रोक रहे हैं, सॉरी, ठीक है। इसी के साथ में पाकिस्तान भारत को रोक रहे हैं और यहाँ पर अर्जेंटीना को, ठीक है, ब्राजील आप लोगों को देखने को मिलेगा और ऑस्ट्रेलिया, जापान, तो एक दूसरे की टांग खींचने के लिए है, कूपमेंटो को नहीं कहते हैं। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो कॉफी क्लब में आप लोग को ये चीजें आप लोग को ध्यान रखनी है यहाँ पर, ठीक है। चैलेंज क्या है? चैलेंज यही है कि भाई साहब आज की डेट में एक तो इसके अंदर में रिफॉर्म लेकर आना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर जो मीटिंग होती है यहाँ पर, उसके देखो क्या होता है, अगर यहाँ पर सबसे मुझे जो सबसे बड़ा रिफॉर्म मुझे लगता है जो यहाँ पर पर्सनली होना चाहिए, वीटो पावर को खत्म कर देना चाहिए, या फिर 15 के 15 को आप लोगों को इस तरीके से पावर देना चाहिए कि मेजोरिटी को यहाँ पर देखा जा सके कि मेजोरिटी जो है उसी के हिसाब से इनको डिसीजन लेना चाहिए। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेगा इसके बारे में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे बहुत सारी चीजें जो है वो आप लोग को इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। इसके यूएनएससी के रिजोल्यूशन है कुछ यहाँ पर याद रखना। और हाँ, एक और छोटी सी बात मैं बता दूं, ये फिर आप लोग छोड़ोगे सोचोगे यहाँ पर, ये जो आप लोग को बताया गया ना यहाँ कि इंडिया जो परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर बना है, तो एक देखो कई बार ना एग्जाम वाला एग्जामिनर जो है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पर चला जाता है। उसने यहाँ पर इंडिया ने किस टाइम पर, अभी यहाँ पर पूछता कोरियन वॉर की बात की जा रही थी यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है कोरिया की वार, जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को लेकर। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है कि कौन से टाइम पर जब इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर था, तो यहाँ पर कोरिया के अंदर में सीज फायर करने की बात की गई थी कोरियन वॉर को लेकर। तो यहाँ पर ये रिजोल्यूशन, ये इंडिया ने इस चीज को बेसिकली यहाँ पर उठाया था। तो इंडिया के बारे में अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, सबसे प्यारी जो चीज है भारत के बारे में, जब भी भारत जो है वो पार्ट बनता है इस सिस्टम का, नॉन परमानेंट मेंबर हम लोग बनते हैं, हम ऐसी बातों को उठाते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात करते हैं, जहां पर कोई दिक्कत हो रही है तो उसको इंप्रूव करने की बात करते हैं। पर पाकिस्तान क्या करेगा यहाँ पर, ये मैंने आप लोग को बता दिया। तो लोगों की फितरत से आप लोग ये चीज अंडरस्टैंड कर सकते हो कि किसके हाथ में पावर देना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश की जा रही है। तो इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन अब आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। तो कल को चलकर और भी आर्टिकल इसके ऊपर आ सकते हैं। तो आप लोगों को मैंने सारी चीजें बता दी, कॉफी क्लब और G4 कंट्री का भी नाम याद रखेगा। इसी के साथ में भारत कब कब रहा ये चीज याद रखेगा। इशू क्या है मैंने आप लोगों को बता दिया कि यहाँ पर इसका रिलीवेंस खत्म होता जा रहा है। लैक ऑफ मल्टीलेटरलिज्म, यानी कि ना तो इसके अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा साउथ अमेरिका, ना इसके अंदर में साउथ अफ्रीका, सॉरी जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट, तो आप लोग समझ सकते हैं रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं है। वीटो पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। आप खुद सोचो, पाकिस्तान को अगर कोई भी यहाँ पर अगर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ गलत एक तरीके से रिजोल्यूशन लेकर आ जाता है, चाइना उसको वीटो कर देता है। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। इसराइल के खिलाफ कोई रिजोल्यूशन लेकर आ जाता है, भाई साहब उसको यूएस से वीटो कर देता है। मतलब अपने पर्सनल गेन के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि वीटो पावर दुनिया में शांति व्यवस्था बनाने के लिए लेकर आई गई थी। तो ये सबसे बेकार चीज मुझे पर्सनली लगती है इसके अंदर में, कि भाई ये बिल्कुल ऐसे है कि भाई कोई इंसान जो है वो आईएएस ऑफिसर बन गया कल को चलकर, और वो इंसान आईएएस ऑफिसर तो बन गया, पर वो क्या कर रहा है, अपनी आईएएस ऑफिसर की पोस्ट का बहुत ही गलत इस्तेमाल कर रहा है। अपने जो बेसिकली घर में जो काम करने वाले जो पुलिस वाले हैं, भाई साहब उनको अपना अलग ही लेवल पर नहीं कहते कि अपनी वाइफ की सिक्योरिटी में लगा रखा है, बच्चों को स्कूल में छोड़ने जा रहे हैं, वो अपनी जो सरकारी गाड़ी है उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे चाणक्य साहब की यही बात अच्छी लगती है। चाणक्य सोच के देखो कितना ज्यादा डिसिप्लिन और डेडिकेशन चाहिए इस चीज के लिए। एक इंसान जो है वो चाणक्य साहब से मिलने के लिए आता है, तो अंधेरे के टाइम पे, ठीक है, तो वहां पर उस कुटिया के अंदर में चाणक्य साहब बैठे हुए थे, तो वहां पर दिया जल रहा था। तो यहाँ पर उस इंसान से चाणक्य साहब ने पूछा कि आप जो है राज्य की व्यवस्था के बारे में बात करना चाहते हैं या फिर कोई पर्सनल बात करना चाहते हैं। तो उस इंसान ने बोला कि मैं पर्सनल बात करना चाहता हूं। तो चाणक्य साहब ने तुरंत जो है वो दिया बुझा दिया, जिस दिया जो वहां पर जल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर वो इंसान हैरान हो गया कि आपने ऐसा क्यों किया। उन्होंने ये कहा कि ये जो दिया है ये मुझे उस तेल से जलाता हूं जिसमें मैं राज्य के काम करता हूं, यानी कि सरकारी काम करता हूं। अब मैं आपका पर्सनल काम है तो मैं इसमें राज्य का पैसा खर्च नहीं कर सकता। तो ये चाणक्य साहब, जिनको आप लोग विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य जो भी नाम आप लोग यहाँ पर बोलते हैं, मतलब इतना ज्यादा एथिकल पर्सन,
समझ सकते हो आप लोग यहाँ पर। अगर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में, इसलिए जब आप लोग लबास ना जाओगे ना, वहां पर आप लोगों को यहाँ पर चाणक्य की जो एक तरीके से अर्थशास्त्र है, उसकी आप लोग को प्रैक्टिकली वहां पर आप लोग को पढ़ाने की कोशिश की जाती है कि कैसे उसका एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों को वहां पर कई सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां पर मुझे लगती है, आप लोगों को वहां पर दो पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ाया जाता है बड़े अच्छे तरीके से। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ाया जाएगा वहां पर, कि पढ़ा लिखा इंसान भी कितना बेवकूफ हो सकता है। और वहां पर अकबर के बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि बिना पढ़ा लिखा इंसान भी जो है वो कितना एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से संभाल सकता है। और इसी के साथ में यहाँ पर चाणक्य साहब की जो फिलोसफी है वो भी आप लोगों को पढ़ाई जाती है कि एडमिनिस्ट्रेशन को कितने अच्छे से आप लोग लेकर चल सकते हो। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन में आप लोग जाते हो ना वहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई जाती है बाकायदा। वो अलग बात है कि आप लोग आगे चल के उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं वहाँ पर, और अलग ही ज़ोन में चले जाते हैं लोग कई बार, तो एक अलग चीज़ होगी। पर ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो ये एक तरीके से बहुत ही पॉजिटिव चीज़ आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो कि इंसान को पता होना चाहिए कि उसको जो रिसोर्सेज़ मिल रहे हैं, उनका इफेक्टिवली यूटिलाइज़ेशन कैसा होना चाहिए, ना कि उसका गलत इस्तेमाल करना चाहिए। पर ये चीज़ें इंसान की एक तरीके से नेचर जिस सोसाइटी में रहता है, वो इतना लो लेवल हो चुका है सोसाइटी का सोचने का, कि भाई सरकार को ये मानते हैं कि कोई दूसरी चीज़ है नहीं? सरकार जो दे रही है उससे खोस लो, खसीस लो, वो वाली बात आती है निकल कर, लूट लो सरकार को, सरकारी माल है। वो वाली चीज़ आती है। अरे बेवकूफ़ो, तुम्हारे टैक्स की मनी से चल रही है, सारी चीज़ तुम्हारा ही माल है। पर लेकिन इंसान की फितरत है वो सोचने की, तो वो इस तरीके से सोचता है। तो मिसयूज़ होता हुआ नज़र आता है मैक्सिमम जगह। तो ये ऐसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर भी आप लोग इसको ध्यान रख सकते हो कि भाई साहब इतने एथिकल इंसान अगर एडमिनिस्ट्रेशन में जाएँगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से कहाँ पहुँचेगा, ये चीज़ आप लोग समझ सकते हैं। तो ये पूरे टॉपिक मैंने आप लोगों को बता दिया। तो यूएनएससी पाकिस्तान की एंट्री बता दी, भारत कब से कब तक एंट्री है वो समझा दिया, पाकिस्तान प्लेटफ़ॉर्म का, सही प्लेटफ़ॉर्म का गलत इस्तेमाल कैसे कर सकता है वो मैंने समझा दिया। इसी के साथ ही साथ में मैंने जी4 और कॉफ़ी क्लब के बारे में बता दिया। रिफॉर्म क्यों लाना चाहिए, क्या दिक्कत हो रही है, वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं, वीटो पावर के बारे में बता दिया, जो में फैक्चुअल क्वेश्चन भी आप लोगों के पूछे जा सकते हैं। तो इस टॉपिक को इस तरीके से अगर आप लोगों ने पढ़ लिया, तो फिर आप लोगों को कभी भी कोई डाउट देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है? समझ में आ गया? अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा टॉपिक जो है उसका हो गया स्वाहा। क्वेश्चन क्या है, डिस्कस करना है यहाँ पर क्या क्या इंपेडिमेंट्स हैं इंडिया फेस कर रहा है परस्यूट ऑफ ए परमानेंट सीट मिलने में। भारत को परमानेंट सीट नहीं मिल रही है, क्या क्या दिक्कतें भारत जो है वो फेस कर रहा है। 2015 में यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से, तो ये चीज समझ सकते हैं। एक छोटी सी चीज और यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों को करवा देता हूँ मैं यहाँ पर, ये भी आप लोग याद रखना कि किस किस एरिया से कौन कौन मेंबर आते हैं। तो इसके लिए स्लाइड आप लोग यहाँ पर याद रख लेना, बड़ी प्यारी स्लाइड है यहाँ पर ये, कि भाई साहब अफ्रीका से 3, एशिया से 2, लैटिन अमेरिका से 2, इसी के साथ में वेस्टर्न यूरोप और अदर से 2, और ईस्टर्न यूरोप से 1। मतलब ये भी मुझे एक तरीके से सोचने में लगा, ऑलरेडी यूरोप से 2 परमानेंट मेंबर तुम यहाँ बैठे हुए हो, ठीक है? फ्रांस और यूके। इसके साथ भी देखो वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप को अलग-अलग से 3 मेंबर यहाँ पर दे दिए नॉन परमानेंट के अंदर भी। हरकतें देख रहे हो आप लोग इनकी यहाँ पर। तो मतलब ये चाह रहे हैं कि भाई अपने ही कंट्रोल में रख ले, सारा का सारा उठा के, किसी के पास में कुछ जाना नहीं चाहिए। तो ऐसी-ऐसी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। कल को चलकर कोई डाउट इसको लेकर नहीं होना चाहिए।